धूप और छांव। एक नई सुबह। शहर की एक पुरानी और तंग गली में अमृत निवास नाम का एक मकान हुआ करता था। यह मकान जितना पुराना था, इसके भीतर रहने वाले लोगों के दिल उतने ही उलझनों से भरे हुए थे। इस घर में रमेश बाबू, उनकी पत्नी सुशीला, उनका बड़ा बेटा राघव और अंचल और छोटा बेटा मयंक रहता था। रमेश बाबू एक सरकारी दफ्तर से रिटायर क्लर्क थे। उनकी पेंशन से घर का खर्च किसी तरह चलता था, लेकिन महंगाई के इस दौर में बचत नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। राघव एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिरी हफ्तों में घर का राशन उधार पर आने लगता था। घर की इस आर्थिक तंगी से आर्थिक तंगी ने धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। अंचल, जो कि एक बड़े बेटे राघव की पत्नी थी, शहर से एक मध्य वर्गीय परिवार से आई थी। उसे लगता था कि उसने जिस घर में कदम रखा है, वहाँ सिर्फ समझौता है, कोई भविष्य नहीं। वे अक्सर राघव से कहती, राघव, हम कब तक इस घुटन भरी जिंदगी में जीते रहेंगे? ना कोई अपना मकान, ना बैंक में एक फूटी कौड़ी। पापा की पुरानी सोच और इस तंगी से मेरा दम घुटता है। राघव चुपचाप सिर झुका लेता, क्योंकि उसके पास अंचल के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। दूसरी ओर घर के छोटे बेटे मयंक की अपनी अलग दुनिया थी। वह शहर के एक कॉलेज से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक छोटी सी दुकान पर पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस खुद निकालता था। मयंक बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में अपने परिवार को इस दलदल से निकालने की एक सुलगती हुई आग थी। एक दिन शाम को जब राघव थका हारा घर लौटा, तो अंचल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ में बिजली का भारी भरकम बिल लहराते हुए कहा, यह देखिए, इस महीने का बिल इतना ज़्यादा आया है और पापा कहते हैं कि वे इसका भुगतान करेंगे। कहाँ से करेंगे? उनकी पेंशन तो दवाइयों और राशन में ही ख़त्म हो जाती है। यह बात ड्राइंग रूम में बैठे रमेश बाबू ने सुन ली। उनके हाथ में चाय का कप था, जो अचानक उनके कांपते हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया और चाय फैल गई। रमेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरी मौजूदगी इस घर में तुम लोगों के लिए एक बोझ बन गई है, तो मुझे बता दो। सुशीला जी तुरंत दौड़कर आई और अपने पति को संभालते हुए अंचल पर बरसी। अंचल, जरा जुबान पर लगाम रखो। वे तुम्हारे ससुर हैं, कोई किराएदार नहीं जो तुम्हें इस तरह जलील कर रही हो। घर का माहौल उस शाम इतना भारी हो गया कि किसी ने रात का खाना नहीं खाया। मयंक उस वक्त घर पर नहीं था। जब वह देर रात लौटा और अपने घर का यह सन्नाटा देखा, तो उसने माँ से सब कुछ जान लिया। मयंक के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने उसी रात मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह मयंक ने अपनी अलमारी खोली और कुछ पुरानी किताबें और कपड़े एक तरफ रखे। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कुछ पैसे बचाए थे।
वह पैसे उसने चुपचाप अपनी माँ के सिरहाने के नीचे रख दिए और साथ में एक छोटा सा पर्चा छोड़ा। माँ, इन पैसों से पापा की दवाइयाँ ले आना और चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द इस घर की तकदीर बदल लूँगा। मयंक ने कॉलेज कॉलेज के साथ साथ एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। वह सुबह 6 बजे घर से निकलता और रात को 11 बजे लौटता। उसकी इस मेहनत का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने परिवार के उन बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना था जो गरीबी और बेबसी की चक्की में पिस रहे थे। एक दिन जब राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसे अपनी अलमारी के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी उसके पिता रमेश बाबू की थी। जिज्ञासावश राघव ने उसके पन्ने पलटे। डायरी का एक पन्ना पढ़कर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पन्ने पर लिखा था, आज राघव के स्कूल की फीस भरनी थी, लेकिन बैंक में पैसे नहीं थे। मैंने अपनी इकलौती अंगूठी जो मेरी माँ ने दी थी चुपचाप सुनार के यहाँ गिरवी रख दी, ताकि मेरा बेटा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। भगवान, मेरे बच्चों को कभी यह एहसास मत होने देना कि उनके पिता ने उनके लिए क्या क्या छुपाया है। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पिता ने कहा था कि उनकी अंगूठी कहीं खो गई है। असल में अंगूठी खोई नहीं थी, बल्कि राघव के भविष्य के लिए कुर्बान हो गई थी। राघव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह दौड़ता हुआ अपने पिता के कमरे में गया, जहां रमेश बाबू खिड़की के पास उदास बैठे थे। राघव सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और फफक फफक कर रोने लगा। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा आपकी मजबूरियों को कोसा, लेकिन कभी आपके त्याग को नहीं देखा। रमेश बाबू ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। उस समय अंचल भी वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जब यह सब देखा तो उसका भी अहंकार पिघल गया। उसे अपनी हरकतों पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। वे आगे बढ़ी और उसने सास ससुर के पैर छूकर माफी मांगी। उसने कहा, बाबा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी यह नहीं समझा कि आप लोगों ने हमारे लिए कितनी धूप झेली है। उस दिन अमृत निवास में जमा हुआ बरसों पुराना बर्फ पिघल गया। सबने मिलकर साथ में चाय पी और उस चाय में कड़वाहट नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की मिठास थी। वक्त बीतता गया। मयंक की मेहनत रंग लाई। उसे उस विज्ञापन कंपनी एजेंसी में एक स्थायी और अच्छी नौकरी मिल गई। इसके अलावा उसने अपना खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर दिया था। कुछ ही सालों में मयंक ने अपनी मेहनत और लगन से शहर के एक अच्छे इलाके में एक नया और सुंदर घर खरीद लिया। जिस दिन गृह प्रवेश था, उस दिन मयंक ने सबसे आगे अपने माता पिता को रखा। जब रमेश बाबू ने नए घर की देहरी पर कदम रखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू थे। राघव और अंचल ने आगे बढ़कर माता पिता का स्वागत किया। अंचल ने अपने ससुर रमेश बाबू के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा थमाया। रमेश बाबू ने जब डिब्बा खोला तो उसमें वही पुरानी अंगूठी चमक रही थी
जिसे उन्होंने कभी राघव की पढ़ाई के लिए गिरवी रखा था। अंचल ने नम आंखों से कहा, पापा, यह अंगूठी इस घर की असली शान है। इसे वापस लाने का हक सिर्फ आपका था। रमेश बाबू ने अंचल को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, असली शान गहने नहीं, बल्कि इस परिवार का वह प्यार है जो आंधियों में भी बिखरने से बच गया। रात के समय जब पूरा परिवार नए घर के बरामदे में बैठा था तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि रात चाहे कितनी भी लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज अपनी रोशनी लेकर जरूर आता है। उस परिवार का संघर्ष भले ही लंबा था, लेकिन उनकी मेहनत और एकता ने अंततः उनके जीवन में उजाला कर ही दिया। कहानी की मुख्य सीख, रिश्ते पैसे या ऐशो आराम से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति त्याग, समझ और सम्मान से टिके होते हैं। कठिनाइयों के समय अपनों का साथ छोड़ना नहीं, बल्कि मिलकर उनका सामना करना ही असली जीवन है।